हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसकी कुछ लिमिटेशंस रही थी। उसने उनके फिक्स ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, उसने ये कह दिया था। और उसने उसके साथ साथ क्या नहीं बताया था, उसने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली जो एनर्जी है वो रेडिएट करता आएगा और फाइनली न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएगा। यही तो कहा था उसने कि इधर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए आएगा और फाइनली क्या होगा, यानी कि वो एनर्जी रेडिएट करते हुए आएगा और फाइनली न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एटम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबिलिटी के बारे में बताया था उसने, स्टेबिलिटी नहीं दिखाई थी। साथ साथ में उसने क्या कहा था, जब एनर्जी लूज होती आएगी, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनर्जी किसी भी एनर्जी पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर सकता है। ये भी उसकी लिमिटेशन रही थी, यानी कि लेकिन जो हमारा बोहर ने बताया उसने तो ये कहा है कि जो ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो फिक्स्ड एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और उनके लिए फिक्स्ड ही ऑर्बिट होगा कि एक एनर्जी के यानी कि इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे, एक एनर्जी के इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे और दूसरे सेम वाले एनर्जी के इसमें रिवॉल्व करेंगे, जबकि बीच वाली एनर्जी के लेवल गायब है, ये है ही नहीं इसका मतलब। और जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने तो ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे, यानी कि मान लो यहाँ पर कितनी भी एनर्जी है तो उससे कम होगी तो यहाँ हो गया, उससे कम होगी यहाँ, उससे कम यहाँ, यानी कि हर एक एनर्जी के लिए कह दिया उसने तो कह दिया कि हर स्पेक्ट्रम के मिल जाएंगे। लेकिन रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि ऐसे मिलते हैं। बोहर ने क्या बताया कि नहीं, बीच में जो एनर्जी है वो वाले नहीं मिलते हैं, केवल फिक्स्ड एनर्जी के ही मिलेंगे और वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, बीच के मिस्ड होते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम इसके बारे में करने वाले हैं बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल की कुछ अजम्पशन रही हैं, मेन जो है अजम्पशंस उसकी थ्री अजम्पशंस बोहर्स मॉडल। फर्स्ट अजम्पशन क्या रही, अजम्पशंस ऑफ बोहर मॉडल। नंबर 1, बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मिलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में मिलते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस ऑर्बिट नहीं है भाई। यहाँ तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि कंटिन्यूअस ऑर्बिट बन गया कि किसी भी एनर्जी का एनर्जी कम होती आ गई तो ऑर्बिट थोड़ा सा इधर 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 ऐसे चेंज होता आ गया और फाइनली न्यूक्लियस में। लेकिन बोहर ने क्या बताया, ये जो एनर्जी ऑर्बिट है ये डिस्क्रीट होते हैं, बीच में नहीं मिलते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। सीधी सी बात यह है, बीच के एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो उसने डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट अजम्पशन तो यही रही बोहर की, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in fixed orbits called discrete orbits, कि जो हमारा रदरफोर्ड ने बताया था कि कहीं भी घूम सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमेंगे बस। और क्या होगा, उनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, और एक फिक्स्ड एनर्जी के फिक्स्ड ही पाथ में घूमते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम एनर्जी revolve
इन सेम ऑर्बिट। ये कह दिया कि सेम एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिट में मिल जाएंगे। दूसरी बात उसने क्या कहा कि जो एक ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे तो वो ना तो एनर्जी लूज करेंगे और ना गेन करेंगे। अगर एनर्जी लूज और गेन नहीं करेंगे तो वो उसके अंदर एक ही ऑर्बिट के अंदर घूमते रहेंगे, ये कह दिया उसने। यानी कि इन ऑर्बिट्स को उसने स्टेशनरी ऑर्बिट कह दिया। इलेक्ट्रॉन्स while not radiating any energy will revolve in fixed orbits, and this is called stationary state. This is called stationary state. यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कह दिया कि वो अपने स्टेट चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे जब उनकी एनर्जी क्या है, सेम रहेगी। जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं तो क्या होंगे, स्टेशनरी स्टेट में होंगे, कह देंगे हम, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही होंगे। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और ऑर्बिट का मोमेंटम के बारे में बता दिया उसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स will revolve in those orbits in which angular momentum is integral multiple of NH by 2 pi, NH by 2 pi। उसने ये कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये बात कहती, इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें मोमेंटम की, और कैसा मोमेंटम होगा उनका, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम लिखें एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, तो किस में डिनोट करेंगे, ओनली द मल्टीपल ऑफ H बाई 2 पाई, यानी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल NH बाई 2 पाई, ऐसे लिख सकते हो आप। Electrons will revolve in those orbits in which angular momentum is integral multiple of H by 2 pi, where H is the Planck's constant. And in the last chapter we have discussed about Planck's constant, whose value was 6.63 into 10 raised to power minus 34. Angular momentum is given as NH by 2 pi according to Bohr's orbit theory. Next, we can write the angular momentum mvr equals to nh by 2 pi, where n is the number of orbits, n is the number of orbit, or it is also called principal quantum number, principal quantum number।
तो सेकंड कंजप्शन में उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स और इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि इंटीग्रल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. This was according to the Bohr's assumption, and he named the orbits as, and orbits are named as K, L, M, N and so on. Means first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, K, L, M, N. Is it clear? In the first assumption, he showed that electrons revolve in the fixed orbit, and while revolving the fixed orbit, they will not radiate any energy. This is called stationary state. And in the second assumption, he said that electrons will revolve only in those orbits which have angular momentum integral multiple of h/2π. This is shown as, this is angular momentum integral multiple of h/2π. So it can be shown mvr by equals to nh/2π. This is for angular momentum, p into r, this is p, this is r for angular momentum, nh/2π, where n is the integer 1 2 3 4 values. N is the called number of orbit, means for first orbit n is 1, second orbit n is 2, third orbit n is 3, and it is also called principal quantum number. N is also called principal quantum number. Is it clear? For first orbit, find the angular momentum. For first orbit, angular momentum will be, or say mvr will be h/2π. This is shown. For second orbit, 2h/2π, 2/2 h/π. For third orbit, 3h/2π. For fourth orbit, 4h/2π, 2 2 जा 4, and so on. It means electrons will revolve only in those orbits which have integral multiple of h/2π. The momentum, angular momentum is integral multiple of h/2π. And for first orbit h/2π, for second orbit h/π, for third orbit 3h/2π, for fourth 4h/2π means 2h/π. Is it clear? Next, third assumption. In the third assumption, he said that electrons will radiate energy only when they change their orbits. फर्स्ट अजम्पशन में क्या कहा था बोहर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे जब वो स्टेशनरी स्टेट में है, यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है. और थर्ड अजम्पशन में उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेंगे. यानी कि यहाँ अगर हम कहें कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और से दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज एम. कि इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर गेन करेगा तो बाहर आ जाएगा, बाहर वाले ऑर्बिट में, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो अंदर वाले में, क्योंकि जो अंदर वाला ऑर्बिट है वो लीस्ट एनर्जी का है. The inner orbit has least energy, and while we go outer side, the orbits have higher energy, least energy, more, and so on.
सबसे अंदर वाले के पास सबसे कम एनर्जी, उससे बाहर वाले के पास उससे ज़्यादा, उससे बाहर वाले के पास उससे ज़्यादा। इसका मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, एक पर्टिकुलर एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी एनर्जी कम से कम इसके इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उन जितनी तो हो। अगर उतनी एनर्जी इसको मिल गई तो ये यहाँ जंप कर जाएगा, और अगर उससे एनर्जी रिलीज हो गई, उसने एनर्जी इतनी निकाल दी कि इतनी के इक्वल हो गई, तो वो इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट और थर्ड assumption of Bohr's model. He said that electrons while radiating the energy will jump in the inner orbits. Electron will radiate energy. Electron will radiate energy, but when it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, from higher energy orbit to lower energy orbit, to lower energy orbit, and this energy will be the difference of those two, and this energy will be released in the form of photon. This energy will be radiated or will be released in the form of photons having energy, or say if we have to find the frequency, having frequency equal to the energy difference of two orbits, energy difference of two orbits. क्या कहा इसने थर्ड पोस्टुलेट में? उसने ये कहा अगर इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर की तरफ जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जो उसने फोटोन, यानी कि जो एनर्जी उसने छोड़ी है वो फोटोन की फॉर्म में छोड़ी है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा फोटोन्स की फॉर्म में, और उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, उसने कहा कि उन फोटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। अगर हम फर्स्ट को E2, ये वाला सेकंड जो ऑर्बिट है इसको E2 लिखिए और फर्स्ट वाले को E1 लिखिए, तो सो इट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू. दिस वाज said in the third postulate of Bohr. Is it clear? So Bohr has given only the three postulates. In the first postulate he said that electrons will revolve only in fixed orbits and they will not radiate any energy while revolving in these fixed orbits, and this is known as stationary state. In the second postulate he told that the electrons will revolve only in those orbits having the angular momentum integral multiple of h by 2 pi. This was told in the second postulate, and in the third postulate he told that electrons will radiate the energy when they change their orbit. इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज करेंगे, यानी कि अपना ऑर्बिट चेंज करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे. हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर से हायर में आएगा तो एनर्जी गेन करेगा. ये कहा उसने.
और उसमें से जो एनर्जी निकालेगा वो फोटोन की फॉर्म में निकालेगा, और जिसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी अगर हम शो करें तो E2 माइनस E1 से हम शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफ वी हैव टू फाइंड द रेडियस फॉर दिस और फॉर दिस और फॉर दिस, कैलकुलेशन फॉर रेडियस। कैलकुलेशन फॉर बोहर्स रेडियस। जैसा कि हमने देखा है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो ये न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ पाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी। तो क्या करने लग जाता है, यहाँ पर जो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर देता है इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हुए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के नज़दीक आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हुए भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करने लग गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कूलम्स लॉ से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, and centripetal force mv square by r. Here Q1 Q2 are the two charges. Q1 is the electron and Q2 is the total number of charge, means charge on one electron into number, atomic number, by r square equals to mv square by r, and this will be 1/4 pi epsilon naught ze square by r square equals to mv square by r. Say this is first equation. And according to Bohr's theory, angular momentum mvr equals to nh by 2 pi according to Bohr's theory. So this is second equation from this first and second, from first and second, square this and divide by this, m square v square r square will be n square h square by 4 pi square, divide by this, and if we will divide it, it will be r by mv square, and divide by this, this will be 4 pi epsilon naught r square by z square, r square से r square कट, 1m to 1m, v square to v square, and here is the m r, n square h square by 4 pi to 4 pi cut, and this will be single pi, epsilon naught by ze square, and r will be what, here will be m. So this is for atomic radius, or say Bohr's radius, r equal to n square h square epsilon naught by pi m z square, and we know the value
of h epsilon naught pi, and n will be the number of orbit, and m is the mass of electron, and z is the atomic number, E is the charge of electron. So by this we can find any radius for any orbit. For any orbit, this radius can be found. For any radius, say this is first orbit, this can be found this. And by putting the values of h epsilon naught and pi, putting these all values, r is found to be 0.529 n square by z angstrom, because n is the principal quantum number and z is the mass, and r is directly proportional to n square, we can see here. It means if the quantum number is 2, then the radius will be 4 times. If the quantum number is 4, then the radius will be 16 times. If the quantum number is 3, then the radius will be 9 times, because radius and quantum number are directly proportional to, and radius is directly proportional to the square of this quantum number. If we have to find a radius for nth, this is the formula for nth orbit, you can say, where n is the number of orbit and z is the atomic number. N is the number of orbit, or say principal quantum number, and z is the atomic number. So for hydrogen atom in first orbit, we know that hydrogen atom, for hydrogen atom, here is only single electron and it is in first orbit. So for hydrogen atom in first orbit, radius will be 0.529 and value of n is the first orbit, so quantum number is 1 and z atomic number is 1 angstrom. For hydrogen, we can say for hydrogen 0.529, it will be angstrom. And you can find the radius for different atoms for different quantum numbers. Find this for helium atom. Or question can be changed as find this radius for the second orbit. For helium atom, this will be r for helium will be 0.529 into n square by z, this angstrom, and r for helium will be 0.529 into n will be in the second, or say first. For helium, here are 2 electrons and first 2 electrons will revolve in the first orbit, so value of n will be 1, and z is the atomic number. For helium it is 2, so this will be for helium atom. So you can find this value for any atom and for any orbit. Try this for lithium also.